एपिसोड 3 के शॉर्ट वीडियो के साथ TBR में खुशामदीद। पिछले एपिसोड के लास्ट पे आपने देखा कि उस्मान साहब अमानतें हासिल कर लेते हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान साहब अमानतें लेकर खुशी खुशी काई कबीले जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोंचा गुस्से में हजाल के खामे की तरफ आ रही होती है। गोंजा को गुस्से में अलजन देख लेती है और ये बात बाला खातून को बता देती है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि गोंजा अपना खंजर लिए हजाल के सामने खड़ी होती है और जैसे ही गोंजा हजाल को मारने लगती है बाला खातून वहां आ जाती हैं और उसे रोक लेती हैं और फिर बाला खातून गोंजा से कहती हैं, आप इस तरह इसको नहीं मार सकती, अदालत कायम होगी। तभी उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो अमानतें लेकर कबीले पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद सूरत अल फतह की 2 आयत सुनाई जाती हैं और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से उतरते हैं, अमानतों को उठाकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने खैमे की तरफ जाते हैं और फिर अपने खैमे के बाहर खड़े हो जाते हैं और तमाम सरदारान और बहनों से कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते हैं और उसी के दिन का सर बुलंद करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ कारसी के कबीले में वजीर हजरत कारसी से पूछते हैं, क्या मुकद्दस अमानतें आपके सिपाहियों को मिल गई हैं? तो कारसी कहता है, जी हजूर, कुछ देर में वो आपके पास होंगी। कुछ ही देर में बुरान वहाँ आके बताता है कि उस्मान साहब ने अमानतें बचा ली हैं और वो उनको लेकर कबीले गए हैं। ये सुनकर वजीर खुश हो जाता है, जबकि ये सुनकर कारसी हसद की आग में जलने लग जाता है और फिर बुरान वजीर हसन से कहता है, उस्मान साहब आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं और वजीर बुरान की बात सुनकर उनकी दावत कबूल कर लेता है और कारसी से कहता है, मेरे साथ उस्मान साहब के कबीले चलो। इसके बाद बुरसा में एक ताकतवर जंगजू को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्केडियस होता है। वो लुकास को आकर सलाम करता है और मार्कोस के उन सभी सिपाहियों को लाता है जो अमानतों की हिफाजत नहीं कर सके और लुकास के इशारे पर उन सबको मार देता है। और तभी लुकास होलोफेरा से कहता है, ये वो शख्स है जिससे तुम्हारी शादी होगी। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान साहब अपने खैमे में होते हैं और बाला खातून उनको जहर के बारे में बता देती हैं। तो उस्मान साहब गोंचा और अलाउद्दीन को तसल्ली देते हुए ओरहान से पूछते हैं, मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ था? तो ओरहान उन्हें सारा माजरा बताता है और कहता है, ये जहर की शीशी हजाल के खैमे से मिली थी। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जल्द से जल्द अदालत लगाई जाएगी और गुनाहगार को उसकी सज़ा मिलेगी। कुछ देर बाद बुरान को दिखाया जाता है जो आगे बताता है, कारसी साहब और वजीर हजरत कबीले आ रहे हैं। इसके बाद लुकास को दिखाया जाता है जो कारादीन से इतने फासले पर बैठ के खाना खा रहा होता है कि उसे दूर कारादीन किला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। लुकास ने कारादीन किले के हवाले से एक साजिश सोची होती है और लुकास के इशारे पर उसके सिपाही किले में बारूद बिछाकर आग लगा चुके होते हैं। और फिर यूसुफ और बेगम खातून को दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुफ बेगम खातून को सच्चाई बता देता है कि हजाल बेकसूर हैं। मैंने देखा था कि होलोफेरा के साथ जो लड़की आई थी वो हजाल के खैमे में गई थी। ये सारी बातें लुकास का सिपाही सुन रहा होता है। कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका होता है और कारादीन किले में आग लग जाती है। उस धमाके से बेगम खातून और यूसुफ की तबीयत खराब हो रही होती है और यूसुफ कहता है, ये किसने किया होगा? तो बेगम खातून कहती हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे। और फिर वो सिपाहियों को आवाज़ लगाकर दरवाजे बंद करने को कहते हैं। इसके बाद काई कबीले में वजीर हजरत और कारसी को दिखाया जाता है जो उस्मान साहब के खैमे में पहुंचकर उनको सलाम करते हैं। तो उस्मान कारसी से कहता है, कारसी साहब, आप बिना बुलाए क्यों आए हैं? क्या आप ये सुनना चाहते थे कि मैं आपके बारे में क्या कहूँगा? तो वजीर हजरत बताता है, कारसी को मैं लेकर आया हूँ, आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उस्मान साहब उन्हें दस्तरखान पर तशरीफ रखने को कहते हैं और कहते हैं, परेशान कुन बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो लोग दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और फिर वो लोग अमानतों के बारे में बात करने लगते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कारसी साहब ने अकेले तलाश करने की तजरीह की थी लेकिन हर मंसूबा मैं बना रहा था, लेकिन इन्होंने मेरा हर मंसूबा बर्बाद करने की कोशिश की। वजीर ये सुनकर कारसी की तरफ गुस्से से देखता है। तो कारसी कहता है, ये एक इल्ज़ाम है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, कारसी ने मेरे पीछे अपने सिपाही लगाए और जिस राहिब के पास अमानत थी उसको मार दिया। और कारसी की तमाम हरकतें वजीर हजरत को बताता है। वजीर हजरत ये सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर उस्मान साहब से कहता है, अमानतें कहाँ हैं? इसके बाद बुरसा दिखाया जाता है जहाँ होलोफेरा लुकास से कह रही होती है कि तुम मुझे शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। और लुकास कहता है, जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। और होलोफेरा कहती है, अगर तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। इसके बाद लुकास सिलसिला को मार देता है। तो होलोफेरा उसको मारने की वजह पूछती है तो लुकास उसको बता देता है कि इसने उस्मान साहब की बहू को जहर दे दिया। और फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो बुरान को इशारा करके अमानतें मंगवा लेते हैं और अमानतें आने के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अमानतें खोलते हैं। वजीर अमानतों को देखकर रोने लगता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर वजीर उस्मान साहब के साथ बहुत सी गुफ्तगू करता है और आखिर में वजीर हजरत उस्मान साहब को दुआएं देते हैं और फिर वजीर वहाँ से चला जाता है।
اس کے بعد ہولوفیرا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بگی میں رکھی سلسیہ کی لاش کو دیکھ کر اس کے کپڑوں میں اپنا ایک پیغام رکھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کے قبیلے کی جانب چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بالا خاتون خواتین کو مشقیں سکھا رہی ہوتی ہیں۔ تبھی عثمان صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ تبھی وہاں پر یوسف اور بیگم خاتون آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو تمام صورتحال بتاتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کس نے کیا، اور پھر عثمان صاحب ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ قلعے کی حفاظت نہیں کر سکے، اور پھر عثمان صاحب وہاں سے غصے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کارسی کو دکھایا جاتا ہے جو لوکاس کے ساتھ جنگل میں ایک خیمہ لگا کر موجود ہوتے ہیں۔ لوکاس اور کارسی آپس میں امانتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو طنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں یہاں پر زمین دوں؟ میں تمہیں ایک کنارہ بھی زمین نہیں دوں گا۔ تو کارسی کہتا ہے تم مجھے یہ حق دو گے کہ میں اس پل کو دونوں کناروں سے پار کر سکوں۔ تبھی بائسنگور کو دکھایا جاتا ہے جو پانی کے اندر سے یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ سپاہی وہاں پر پل بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ دونوں عثمان کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر لوکاس بتاتا ہے کل آرکیڈیوس کی خفیہ طور پر ہولوفیرا سے شادی کروا دی جائے گی، ہم کل کی تقریب میں اپنا معاہدہ طے کریں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھاتے ہیں جو بیگم خاتون کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، محل کے انتظامات سونپے، لیکن آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ بیگم خاتون معافی مانگنے لگتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، معافی نہیں ملے گی۔ اور پھر عثمان صاحب بیگم خاتون کو سزا سناتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو ایک سونے کا سکہ بھی نہیں دیا جائے گا، کارا دین آپ کے حصے کے ساتھ دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب نگرانی کا فیصلہ گینجر اور بائیہان صاحب کے حق میں دیتے ہیں اور کارا دین قلعہ بیگم خاتون کے ہی پاس رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیگم خاتون کو دکھاتے ہیں جو اپنے خیمے میں آ کر بہت ہی غصہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یوسف ان سے اس بات کی وجہ جانتا ہے تو بیگم خاتون کہتی ہے عثمان صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تمام خواتین و حضرات کے سامنے میری توہین کر رہے تھے۔ اور پھر یوسف عثمان صاحب کو سچائی بتانے کے بارے میں کہتا ہے لیکن بیگم خاتون اس کو منع کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی یوسف اسی بات پر قائم ہوتا ہے کہ میں عثمان صاحب کو سب کچھ بتا دوں گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے خیمے میں بالا خاتون بیگم خاتون سے قلعہ نہ لینے پر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ بالا کے جانے کے بعد بائیسنگور وہاں کے بتاتا ہے میں نے آپ کے حکم کے مطابق کارسی سردار کا سراغ لگا لیا، میرے پاس ایک اہم خبر ہے۔ اس کے بعد لوکاس کو دکھاتے ہیں جو کئی قبیلے کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ یوسف عثمان صاحب کو سچائی بتانے کے لیے جا ہی رہا ہوتا ہے لیکن لوکاس کو دیکھ کر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا اہم مسئلہ ہے جو تمہیں یہاں آنا پڑا، اور یہ گاڑی میں کون ہے؟ تو لوکاس اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے بگی کے اوپر چڑھتا ہے اور سلسیہ کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے۔ میں نے اس غدار کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اس نے آپ کو آپ کی موتی سے محروم کیا۔ گونچا یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور سب لوگ گونچا کو روکنے لگتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب لوکاس کو اپنے خیمے میں آنے کو کہتے ہیں اور پھر اورہان سپاہیوں کو ہزال کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد بائیہان کو اپنے خیمے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سروجا اسے آ کر کہتا ہے آپ کو والدہ کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم ان کو کیسے چھڑوائیں گے؟ کچھ ہی دیر میں ہزال وہاں پہنچ جاتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے میں تم لوگوں کو ساری بات بتاؤں گی کہ انہوں نے مجھے کیسے چھوڑا۔ اور پھر عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے تم نے امانتیں چوری کی، اور بے نسل عورت جس کا نام سلسیہ ہے ہماری میز پر بیٹھی تھی، بیگم خاتون، ان کے ساتھ کارا دین قلعے میں کیا ہوا؟ تم کہہ رہے ہو ان سب کے پیچھے ماگنوس ہے؟ تو لوکاس عثمان صاحب کو ماگنوس کے خلاف کرتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر تم اس لڑکی کو زندہ میرے پاس لے کر آتے تو مجھے کچھ یقین ہوتا۔ اس بات پر لوکاس کہتا ہے وہ غدار تھی، یہ سن کر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ اور پھر لوکاس وہاں سے جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں، اور پھر لوکاس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گونجا اور علاؤدین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے خیمے میں بہت غصے میں ہوتی ہے اور علاؤدین اسے پرسکون کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کارسی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب سرداران سے ان کا خیال پوچھتے ہیں اور سب لوگ اپنا اپنا خیال بتاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب سنجار اور بائیہان سے کہتے ہیں تیاری مکمل کریں، ہم شام کو نکلیں گے، اور پھر قبیلہ اورہان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر کارسی کو دکھایا جاتا ہے جو سمندر کے کنارے ہوتا ہے، جو ایک ہار بکسے میں ڈالتے ہوئے بیگم خاتون کی طرف بھجوا رہا ہوتا ہے۔ ہار کے ساتھ ایک مکتوب بھی ہوتا ہے۔ کارسی نے کچھ تاجروں کو اپنے پاس بلایا ہوتا ہے اور انہیں پیسوں کا لالچ دے کر عثمان صاحب کے خلاف کرتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کارا دین قلعے کی حفاظت کے لیے تیاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فاطمہ خاتون اورہان کے ہاتھ میں ایک پیغام دیتی ہے اور کہتی ہے یہ ہولوفیرا کا ہے، سلسیہ کے کپڑوں میں نکلا۔ اور اورہان اس پیغام کو پڑھ کر غصے سے کہتا ہے لوکاس ہولوفیرا کی زبردستی شادی کروا رہا ہے، اور پھر غصے سے کہتا ہے خبردار، مجھے رکنے کے لیے کوئی نہیں کہنا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے اب وقت آ گیا ہے، جاؤ اور میری بہو کو اغوا کر کے لے آؤ۔ اورہان ہولوفیرا کو چھڑا کر لانے کے لیے
मंसूबा बना रहा होता है। इसके बाद बुरसा में होलोफेरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोकास उसे तैयार होने के लिए सामान भेज देता है और होलोफेरा खवातीन को वहाँ से भेज कर कहती है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, यहाँ से चले जाओ। और फिर होलोफेरा अपने लिबास की तरफ बढ़ती है और गुस्से से उसको ज़मीन पर दे मारती है और ओरहान को याद करने लगती है। इसके बाद कई कबीले में आयशा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक खंजर होता है। तो वो अपने बाबा को बताती है, गाजी के पास तलवार है। मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है। तो अलबाई कहता है, बेटा जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए तलवार लेकर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी वादा करो कि इस संदूक को नहीं खोलोगी। उसके बाद ओरहान को दिखाया जाता है, जो होलोफेरा को बचाने के लिए कुछ सिपाहियों के साथ जाने लगता है, जहाँ पर अलबाई कहता है, मुझे रास्ता मालूम है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी यूसुफ भी उनके साथ चलने को कहता है और फिर सरोजा की माँ भी सरोजा को धक्का मारकर कहती है, तुम भी जाओ, और सरोजा भी उनके साथ जाने लगता है। तभी ओरहान सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर बाला खातून फातिमा से अपने बाबा को खबर देने को कहती है। इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो रात में कारसी के सिपाहियों को ख़त्म करने के बाद सुबह तक उन पर नजर जमाए रखते हैं। तभी वहाँ लोकास भी आ जाता है, जो आर्कडियुस को हुक्म देता है, उस्मान के खजाने जमा होने से पहले पहले इस पुल की तामीर करो। उस्मान साहब ये सारी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं और तभी उस्मान साहब बारूद से भरे डब्बों में आग के तीर फेंकते हैं और पुल को तबाह कर देते हैं। कुछ ही देर में उस्मान साहब लोकास के सामने जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम की आग ले आया हूँ। उसके बाद वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर कारसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेगम खातून उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपने मुझे मदद किया, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपका तोहफा कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद कारसी कहता है, ठीक है, अभी मत पहनो, जब मेरी सिप में खड़ी होगी तब पहन लेना। तो बेगम खातून कहती है, क्या आप मुझे उस्मान के खिलाफ कर रहे हैं? तो कारसी उस्मान साहब के खिलाफ कुछ बातें करता है। इसके बाद उस्मान साहब और लोकास को दिखाया जाता है, जिनके जंगजू आपस में लड़ रहे होते हैं। लोकास अपनी हार देकर वहाँ से भागने लगता है, तो उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, उसे भागने दो। और फिर उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं, ये रास्ता दोनों कबीलों को मिलाता है, यहाँ पर पुल नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ ओरहान जंगल में लोकास के सिपाहियों से छुपते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने सिपाहियों से अलग अलग होने का कहता है। इसके बाद कई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर हजाल हेलोफेरा के खिलाफ बोलती है, तो बाला खातून से रोकते हुए कहती है, हेलोफेरा बेकसूर है। और फिर हजार बाला खातून से नई दुल्हन का पूछती है, तो गोंचा कहती है, मैं बताती हूँ, जिसको आप शैतान और काफिर कह रही हैं, होलोफेरा। और फिर गोंचा वहाँ से जाने लगती है। तभी बाला खातून उसे रोकते हुए समझाती हैं, लेकिन वो नहीं समझती और कहती हैं, अगर होलोफेरा यहाँ आई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर लोकास के सिपाहियों को आता देखकर यूसुफ ओरहान को इशारा करता है और ओरहान अपने सिपाहियों को तैयार रहने को कहता है। और फिर ओरहान के इशारे पर ओरहान के सिपाही लोकास के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। और फिर ओरहान बगी का दरवाज़ा खोलता है और राहिब को सलाम करता है और राहिब पूछता है, तुम कौन हो? कुछ ही देर में ओरहान और उसके सिपाही लोकास के सिपाहियों को मार देते हैं और ओरहान सिपाहियों को हुक्म देता है, राहिब को बांध दो और इकट्ठे हो जाओ। और फिर एक जगह पर होलोफेरा की शादी की खुफिया तकरीब चल रही होती है, जहाँ पर कारसी साहब भी शरीक हो जाते हैं। और फिर लोकास से गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्या जवाब है? उस्मान ने अब तो पुल भी तबाह कर दिया। तो लोकास कहता है, अब हम लड़ते ही रहेंगे या कोई मंसूबा भी बनाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस्मान साहब का सिपाही आकर उनको पैगाम देता है और कहता है, ये बाला खातून ने भेजा है। पैगाम पढ़कर उस्मान साहब सबको बताते हैं, लोकास वो होलोफेरा की ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है और ओरहान वहाँ गया है। और फिर ओरहान को दिखाते हैं, जो राहिब के भेस में शादी की जगह पर पहुँच चुका होता है। होलोफेरा रो रही होती है और फिर राहिब की आमद पर वो लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर लोकास आर्कडियुस और होलोफेरा को आगे बढ़ने को कहता है और राहिब को खुशामदीद कहता है। और फिर लोकास राहिब को तकरीब का आगाज़ करने को कहता है। ओरहान पूरे मंसूबे के साथ शादी की तकरीब में आया होता है। मौके का फ़ायदा उठाकर ओरहान के साथी धुएं के गोले तकरीब में फेंक देते हैं और लोकास के सिपाहियों को मारने लगते हैं। तभी ओरहान मौके का फ़ायदा उठाकर होलोफेरा का हाथ पकड़कर घोड़े पे बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है। ओरहान को जाता हुआ देखकर लोकास एक तीर चलाता है, जो सीधा ओरहान की पीठ में जाके लगता है। और फिर लोकास के सिपाही ओरहान का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद कई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर बाला खातून बेगम खातून से कारादीन किले का हाल पूछती है और कहती है, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। तो बेगम खातून कहती है, यकीन कीजिए मैं उस्मान साहब को दोबारा परेशान नहीं करूँगी। तो बाला खातून गुस्से से कहती हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा माफ़ नहीं करेंगे। आपने हजाल खातून पर भी इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन वो बेकसूर निकली। अब आप हज़ार खातून से माफ़ी मांगे। तो बेगम खातून इस चीज़ के लिए मना करती है। तो बाला खातून कहती हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रही बल्कि हुक्म दे रही हूँ, जाके माफ़ी मांगे। इसके बाद ओरहान और होलोफेरा को दिखाया जाता है,
जो एक जंगल में पहुंचकर एक जगह पर रुक जाते हैं और होलोफेरा ओरहान को लगा तीर तोड़ देती है। कुछ ही देर में ओरहान के सिपाही भी उसके पास आ जाते हैं और लूकास के सिपाहियों से बचने के लिए तदबीर करने लगते हैं। लूकास भी अपने जासूसों को खबर कर चुका होता है और फिर रास्ते में कारसी को दिखाया जाता है, जिनका सिपाही उनको आकर बताता है उस्मान साहब शुमाल की तरफ से आ रहे हैं। ये सुनकर कारसी कहता है तो अपने शहजादे को बचाने आ रहा है। और फिर बाला खातून को दिखाया जाता है, जहाँ बेगम खातून हजाल से माफ़ी मांगती है और फिर हजाल खातून कहती है ये इतना आसान नहीं। तो बाला खातून उसे समझाते हुए कहती है माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो हजाल मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है फिर मैंने इसे माफ़ किया। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चली जाती हैं। बाहर जाने के बाद बेगम खातून खुद से कहती है बाला ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारा कबीला भी और तुम्हारा शोहर भी। दूसरी तरफ ओरहान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पर मौजूद होता है और लूकास के सिपाही उनके करीब पहुंच रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर ओरहान के सिपाही कहते हैं हम लोगों को 2 रास्ते चुनने होंगे, ओरहान साहब आप जाएं और हम सिपाहियों का ध्यान भटकाते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और फिर ओरहान और होलोफेरा अलग रुक जाते हैं और ओरहान के सिपाही लूकास के सिपाहियों का रास्ता भटकाते हैं और अपने पीछे लगा लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब ओरहान को बचाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में कारसी के सिपाही उस्मान साहब पर तीरों से हमला कर देते हैं और उस्मान साहब अपने आप को बचाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे होते हैं। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से भी कारसी के सिपाही तीर चलाने लगते हैं और उस्मान साहब दोनों तरफ से घिर जाते हैं। और फिर ओरहान और होलोफेरा को दिखाया जाता है, जिन्हें लूकास के सिपाही घेर लेते हैं। तो होलोफेरा कहती है ये जगह हमारी है, हम साथ में मरेंगे। जैसे ही लूकास के सिपाही होलोफेरा और ओरहान पर हमला करने लगते हैं, ओरहान और होलोफेरा उन पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी सिपाहियों को मार चुके होते हैं, लेकिन फिर एक सिपाही होलोफेरा की गर्दन पर तलवार रख देता है, जिससे ओरहान अपनी तलवार नीचे कर देता है। और फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो तीरों से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे कारसी ने जाल बिछाया होता है और उस्मान साहब और उनके साथियों को जाल में घेर लेता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही बुरी तरह जाल में फंस जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मुकम्मल एपिसोड को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मुकम्मल एपिसोड भी अपलोड करते हैं।